स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीटीटी सक्सेस क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो मैंने कल टेस्ट लिया था और टेस्ट भी में आप लोग का अंक भी बहुत अच्छा रहा। ऐसे में अब इस प्रश्न को हम डिस्कस करके आप लोगों तक इसका सॉल्यूशन पहुंचा देना चाहते हैं। तो चलिए हम प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका वो है विकास से तात्पर्य है, यानी पहला क्वेश्चन है आपका विकास से तात्पर्य है, यानी विकास से क्या तात्पर्य है, विकास होता है कैसे, विकास में कैसा परिवर्तन होता है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन में, एक में है गुणात्मक परिवर्तन और दो में है परिमाणात्मक परिवर्तन। आपको पता होगा विकास गुणात्मक परिवर्तन भी है, विकास परिमाणात्मक भी है और विकास मात्रात्मक भी है, जो इसमें नहीं है। तो आप कहीं भी यदि मात्रात्मक में मिले तो वो भी देना है। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसी में यदि आपको ये पूछे जो विकास में के बदले में आपको वृद्धि, तो वृद्धि में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा है अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है, यानी इसे विकास की अवस्था के श्रेणी में नहीं रखाया गया। अर्थात कौन सी विकास की अवस्था है जिसको बाल विकास के अंतर्गत कोई महत्व नहीं दिया जाता है, तो वो है प्रौढ़ावस्था। आपको बता भी चुके हैं कि जो बाल विकास का जो अध्ययन है उसके अंतर्गत तीन ही अवस्था का अध्ययन किया जाता है। पहला शैशवावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, यही तीनों है। इसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी सिद्धांत के अनुसार बालक का गायक और भाषा संबंधों आदि का विकास होता है, यानी किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गायक, यानी बालक पहले गायक और धीरे धीरे वो भाषा भी संबंधी विकास, यानी उसमें गायक भाषा बहुत सारे ऐसे चीज जो कि बारीकी ढंग से होते चले जा रहा है। तो यह दिशा जो दिखाता है वो विकास के क्रम के सिद्धांत, क्योंकि आपको पता होगा विकास की जो दिशा का सिद्धांत है वो बताता है कि विकास शीर्षाभिमुख, यानी विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो ये बी आपका होगा ही। एकीकरण का सिद्धांत भी आप लोग को बताए हैं। जो एकीकरण में बच्चा क्या करता है, पहले उंगली हिलाता है, फिर हाथ हिलाता, फिर सभी को एक साथ। तो ऐसा भी नहीं है इस प्रश्न में, और उपयुक्त सभी में से कोई नहीं भी नहीं होगा। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकास क्रम का सिद्धांत यानी एक हो जाएगा। चलिए हम 4 नंबर देखते हैं, किसके अनुसार चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर है। तो देखिए ये डगडेल नामक जो मनोवैज्ञानिक है वही जो है जो एक वंशज पे अपना जो है चारित्रिक प्रभाव देखा था। डगडेल नामक वैज्ञानिक जो है वो क्या क्या था, तो चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर देखा था, इसने ये अपना प्रयोग भी किया है। इसके बाद और ये आपको पता हो भी होगा ज्यूक नामक आदमी पे किया था। चलिए हम आगे 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका जो प्रतिपादक है वो एस स्किनर है, पॉलोव भी नहीं, कोहलर भी नहीं और थॉर्नडाइक। ये सब प्रश्न जो है आपको थोड़ा ध्यान रखने होंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है यदि आपको ध्यान में नहीं है तो फिर आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सोच आधारित ये प्रश्न नहीं है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करता है, यानी मानव की जो व्यवहार का विकास होगा वो किस पे, तो वो उनकी अभिवृत्ति पे भी होगा, परिपक्वता पे होगा, विकास पे होगा, सभी पे, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक समाजीकरण में सर्वोत्तम साधन है। तो पारिवारिक समाजीकरण जो होता है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें व्यवहार लगाए हैं लेकिन व्यवहार नहीं होगा। यहाँ जो इसका सही होगा वो परंपराएं, उनकी परिवार की जो समाजीकरण करने के लिए उनकी परंपरा, यानी माता पिता को प्रणाम करना, उनके घर में दूसरे को सम्मान करना, दूसरे को आदर करना, ये उनकी समाजीकरण का सर्वोत्तम साधन बन गया है। कौन सी, तो उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति। इसके बाद है हम आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बालक को मातृभाषा सिखाती है, परिवार, पड़ोस, विद्यालय और समाज। तो इसका जो सही हो जाएगा, मातृभाषा सबसे अधिक बच्चों को क्या सिखाते हैं, परिवार से बच्चे मातृभाषा सीखते हैं।
तो चलिए अब देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में है क्या, विद्यालय द्वारा बालक सामाजिकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो सामाजिकरण कह रहा है किस कारक पे, तो उसके लिए पहला जो दिया गया है समुदाय, दूसरा पाठ्यक्रम, तीसरा जो है पाठ्यमेतर कार्यक्रम और अनुशासन। आपके पास 4 ऑप्शन है और यहाँ देख सकते हैं कि समाजीकरण, आपको बताए थे कि समाजीकरण के लिए जो सबसे अच्छा कारक माना जाता है वो समुदाय, क्योंकि एक समुदाय एक समाज का निर्माण करता है और वहाँ बच्चे अपना समाजीकरण बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, समूह परिवर्तन के क्या कारण है। समूह परिवर्तन यानी एक समूह का परिवर्तन होना कौन सी चीज़ के कारण हो सकता है, तो वो है आर्थिक कारक, परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक कारक। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें, एक समूह में जो परिवर्तन आता है वो आर्थिक कारक भी है, परिस्थिति भी होता है और सांस्कृतिक कारक भी होता है, इसीलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है। तो इसका जो परिभाषा दिया है वो आपका जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिया गया है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है वो आपका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, वेल्स, स्टर्न, साइमन और टर्मन। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो टर्मन में आप लगा देंगे, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो टर्मन है, क्योंकि टर्मन ही कहा था जो अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अगला हम टॉपिक देखेंगे जो द्विशक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, इसे हम द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं और इसे हम जो आप बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, जी कारक और एस कारक। जी कारक जहाँ जी का मतलब आप समझते हैं जनरल और एस का मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जो होता है यानी सामान्य। चलिए अब हम आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। आपका जैसे कि 12 हो गया, 13 देखेंगे। 13 में है क्या, व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करता है। तो जैसे ही यहाँ आप विशेष देख लिए तो इतना जान लीजिए, विशेष बुद्धि के लिए सामान्य बुद्धि का हम नहीं बल्कि विशेष बुद्धि, विशेष कभी भी विशेष योग्यता जो होगा वो बालक में सामान्य हो ही नहीं सकता, या तो वो सामान्य से नीचे होगा या सामान्य से अधिक होगा, इसीलिए विशेष बुद्धि। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन था। तो पहला जो इसका परीक्षण था वो आपको बता दूं, जो बीने साइमन परीक्षण। बीने साइमन परीक्षण जो है वो बुद्धि का पहला परीक्षण था। अगला हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि जिसको आप IQ बोलते हैं, बालक के किस विकास का सूचक है। तो बुद्धि लब्धि जो IQ होता है वो आपका जो सूचक है वो मानसिक विकास का, किसी भी बालक का मानसिक विकास, मानसिक स्थिति, मानसिक जो योग्यता है वो क्या है वो आपको बुद्धि लब्धि से पता चलता है। इसके बाद हम 16 नंबर देखेंगे, व्यक्ति विभिन्नताओं को ज्ञात करने की विधि क्या है। आपको बता दें जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो कोई एक कारक से नहीं होता है, सामाजिक कारक, मानसिक कारक, इसके बाद संवेगात्मक कारक, भाषाई कारक, बहुत सारे ऐसे कारक हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं जो एक बालक और दूसरे बालक में कई भिन्नताएं होते हैं जिसे हम किसी खास चीज़ से सूचित नहीं कर सकते। यहाँ बुद्धि परीक्षण भी होगा, व्यक्ति इतिहास विधि भी होगा, रुचि परीक्षण भी होगा और भी जितने होते सभी होगा, लेकिन सभी का तो ऑप्शन है नहीं, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं, यानी हम तीनों में से किसी को नहीं लेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 17 नंबर प्रश्न में है, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। तो मनोशारीरिक असमानता जो होती हैं वो व्यक्ति भिन्नता के अंतर्गत आता है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 18 नंबर में है, अधिगम प्रगतिशील रूप से व्यवहार को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। तो ये जो है गेट्स मनोवैज्ञानिक है जिनका ये थॉट है, जो अधिगम प्रगतिशील रूप से व्यवहार को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। 19 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से
किस शारीरिक कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव है, यानी कौन से कारक ऐसे हैं जिस पर सीखने का प्रभाव कम पड़ता है। आपको बता दें उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लिंग भेद, क्योंकि सीखने पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात कोई बालक कुछ सीख रहा है, यानी सीखने के क्रम में उनका जो लिंग है वो उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। लिंग के कारण कोई भी बालक, जैसे कि आप पढ़े ही होंगे, जो कोई लड़का है और कोई लड़की है, तो ऐसा नहीं है जो लड़का कोई भी काम कर सकता है और लड़की नहीं कर सकता है, यानी लिंग के आधार पर यह भेद नहीं होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे 20 नंबर। पौलो जो अपना प्रयोग किया था, आपको पता ही होगा, तो ये प्रयोग जो किया है वो कुत्ता पे किया है। जैसे कि आपको पता होगा जो पौलो जो है अपना शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया है और जिसमें वह अपना प्रयोग कुत्ता पे किया था, आपको पता ही होगा, घंटी लगाकर, और लार जो उसको टपक रहा था, ये जो आपको बताए ही हैं। आगे हम देखेंगे प्रयास और भूल, जिसे त्रुटि और प्रयास भी कहा जाता है। और इसके जो विधि है प्रयास और त्रुटि का, जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे दिया था, यहाँ आपको कुछ घुमा के दे दिया है प्रयत्न और भूल, लेकिन वही है प्रयास और भूल, जिसे आप त्रुटि भी बोल सकते हैं। इसके बाद है अगला 22 नंबर, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। आपको पता होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, और वो किस पे, तो चिंपांजी पे, जिसे आप वनमानुष भी कहते हैं। इसके बाद है 23 नंबर, एक अवस्था के अधिगम का दूसरी अवस्था में अधिगम का प्रभावित करने का क्या नाम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा प्रशिक्षण अंतरण। क्या होता है इसका, प्रशिक्षण अंतरण। इसके लिए संपोषण, अनुकरण, अनुबंधन ये सब नहीं होगा, बल्कि इसके क्या होगा सही उत्तर इसका प्रशिक्षण अंतरण। के बाद आप देखेंगे यहाँ अभ्यास के कितने नियम हैं। तो अभ्यास के यहाँ 2 नियम है, अभ्यास के 2 मुख्य नियम हैं। अब 25 नंबर में है चिंतन के कौन से प्रकार हैं। चिंतन के कौन से प्रकार हैं, तो चिंतन का जो प्रकार होता है वह प्रत्यक्षात्मक चिंतन भी, कल्पनात्मक चिंतन भी और प्रत्यात्मक चिंतन भी। उपयुक्त सभी चिंतन बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको बताए भी थे, और भी है आलोचनात्मक चिंतन, बहुत सारे चिंतन हैं। आप चिंतन का जो चर्चा है, तो आपको एक चीज़ और बता दूं, चिंतन हमेशा समस्या के बाद ही होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जब तक आपके पास समस्या नहीं है तो चिंतन नहीं होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया है। तो यह सिद्धांत जो दिया है वो आपको बता दे, जो 4 ऑप्शन है, फ्राइड, युंग और मैकडूगल। तो ये जो आपका सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, वो मैकडूगल ने दिया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। अगला हम देख रहे हैं 27 नंबर, प्राणी के व्यवहार के पीछे विद्यमान शक्ति को मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है। यानी व्यवहार के पीछे, किसके पीछे, व्यवहार के पीछे, यानी वो जो व्यवहार करता है किस कारण से करता है, किस शक्ति से करता है, कौन सी उसमें मनोवैज्ञानिक जो शक्ति है, तो इसके लिए जो मनोवैज्ञानिक शक्ति है वो है प्रेरणा। इसके बाद है 28 नंबर, सृजनात्मकता से संबंधित है, यानी सृजनात्मकता पे अपना सबसे अधिक मत किसने दिया है। तो सृजनात्मकता पे सबसे अधिक मत जो है वो टॉरेंस ने दिया है। आपको बता दें 29 नंबर क्वेश्चन है, जो बुरी आदतों को छोड़ने की विधि है, यानी बुरी आदत छोड़ने के लिए आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, संलग्नता। यदि बच्चा को किसी अच्छे व्यक्ति के साथ आप संलग्न कर देते हैं, किसी अच्छे विद्यालय से, किसी अच्छे परिवेश से, किसी अच्छे परिवार से, तो फिर वो बच्चा कोई भी आदत को आसानी पूर्वक वो छोड़ सकता है। अंतिम क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, असाधारण या विशिष्ट, असाधारण या विशिष्ट। यहाँ असाधारण आप ऐसे समझ सकते हैं जो सामान्य से अलग हो, चाहे वो सामान्य से नीचे हो या सामान्य से ऊपर हो। अब वो कौन से बालक होते हैं, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, अपचारी, यहाँ सब होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली ऊपर, मंदबुद्धि नीचे और अपचारी यानी सब क्या है, जनरल बालक से हटके हैं। तो ये था 30 क्वेश्चन बाल विकास के। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें
और ध्यान रखें, सीटेट का आप जब कभी भी प्रश्न बना रहे तो सबसे जरूरी हो जाता है धैर्यता। और यदि आप धैर्यता रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न जो है अधिक से अधिक सही होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।